हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गर्ग है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम 40 साल की उम्र के बाद शोल्डर पेन के बारे में बात करेंगे। 40 साल की उम्र के बाद शोल्डर पेन का एक बहुत ही कॉमन कारण है जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर फ्रीज हो जाता है जिसकी वजह से शोल्डर में बहुत दर्द होता है। रात को सेम साइड करवट बदल के सोने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार रात को दर्द की वजह से हमारी नींद भी खुल सकती है। ये क्यों होता है ऐसा किसी को पता नहीं, लेकिन जिन लोगों को शुगर होता है यानी कि डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी होती है, बीपी होता है, हाइपोथायरॉयड होता है, जिन लोगों में कोई एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट यानी कि वायरस के इन्फेक्शन की दवाई चल रही होती है, या जिन लोगों को कोई एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट के बाद शोल्डर में चोट लगने के बाद ये हो सकता है। कुछ लोगों में शोल्डर सर्जरी होने के बाद थोड़े दिनों के बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। या फिर कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जैसे कि ब्रेन की सर्जरीज या फिर हार्ट की सर्जरीज होने के बाद भी कुछ दिनों के बाद शोल्डर में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फ्रोजन शोल्डर, दूसरी फ्रीजिंग शोल्डर, दूसरी स्टेज होती है फ्रोजन शोल्डर एंड तीसरी स्टेज होती है थॉइंग स्टेज। तो पहली स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, शोल्डर के अंदर फ्रीजिंग स्टार्ट हो रखी होती है। ये 2 महीने से लेके 1 साल तक स्टेज यूजुअली चलती है। इस स्टेज के अंदर धीरे धीरे पेन बढ़ता रहता है, रात को सोने में तकलीफ बढ़ती रहती है, शोल्डर की मूवमेंट धीरे धीरे कम होती रहती है। जैसे ही हम शोल्डर की मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी स्टेज होती है फ्रोजन स्टेट। ये यूजुअली 3 महीने से या फिर 4 महीने से लेकर 1.5 साल तक ये स्टेज चल सकती है। इस स्टेज में क्या होता है, जितना मूवमेंट ब्लॉक होना होता है उतना ब्लॉक हो चुका होता है। अब कुछ मूवमेंट में पेन नहीं होगा, लेकिन जो मूवमेंट हमारी ब्लॉक हो चुकी है, अगर हम उससे ज़्यादा मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें दर्द ज़्यादा होता है। इस स्टेज में यूजुअली रात को नींद आने में तकलीफ नहीं होती है। ये स्टेज के बाद आती है थॉइंग स्टेज, यानी कि ये स्टेज 6 महीने से लेकर 2 साल तक चल सकती है। इस स्टेज में जो हमारी मूवमेंट गायब हुई है वो मूवमेंट धीरे धीरे वापस आने लग जाती है और हमारा शोल्डर का पेन खत्म हो जाता है, लेकिन पूरी मूवमेंट कभी भी वापस नहीं आती। तो ये है फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम का हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म होने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि 2 साल तक हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, इसलिए इसका इलाज करना ज़रूरी है। इनिशियल स्टेजेस में ही अगर हम इस बीमारी को पकड़ लें तो इसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरेज यूजुअली नॉर्मल आते हैं, बस एक्सरे करवाने का रीज़न ये होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं हमारा शोल्डर जॉइंट खराब तो नहीं हो गया है, शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है, या कोई बोन की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर शोल्डर एक्सरे नॉर्मल होता है तो यूजुअली हम इसमें एमआरआई नहीं करवाते हैं, और हम इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है एक्सरसाइजेज में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें जितना हमें जिस एक्सरसाइज लेवल तक हमें पेन बढ़ता है उस लेवल तक हम यूजुअली मेंटेन करते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते हैं। यूजुअली ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने या किसी को 1 साल तक चलता है, और ट्रीटमेंट का मेन पार्ट कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ही होता है। एक्सरसाइज के साथ में दवाइयों का कुछ रोल नहीं है, लेकिन दवाइयों का रोल पेन कंट्रोल में होता है। एक्सरसाइज करने के बाद यूजुअली हमें पेन बढ़ जाता है। पेन जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर एक्सरसाइज से पहले, ताकि हमें पेन कम हो, उसके लिए हम पेन किलर दवाइयाँ देते हैं। इसके लिए कुछ जेल भी देते हैं हम शोल्डर पे लगाने के लिए। पेन किलर के अलावा दवाइयों का शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर में और कोई रोल नहीं है। इसके बाद आता है रोल ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन 2 टाइप के होते हैं जो हम शोल्डर में लगाते हैं। एक होता है स्टेरॉयड, एक नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन होता है जिसको हम हाइड्रोडाइलेटेशन बोलते हैं। जो स्टेरॉयड का इंजेक्शन होता है, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। इसके 2 मेन काम हैं इस बीमारी के अंदर। पहला काम है कि ये हमारे शोल्डर के अंदर सूजन को कम करता है, यानी कि जो टिश्यू आपस में चिपक रहे होते हैं उनको चिपकने से रोकता है, उनका चिपकना कम करता है, और हमारी फिजियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। दूसरा काम होता है पेन को कम करना, क्योंकि जो स्टेरॉयड का इंजेक्शन हम लगाते हैं इसके साथ में हम लोकल एनेस्थेटिक यानी कि सुन्न करने वाली दवाई भी लगाते हैं। यूजुअली ये शोल्डर के इंजेक्शन का असर काफ़ी टाइम तक रहता है, और इसके करने के बाद हमारी फिजियोथेरेपी लेवल इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो हमें ये इंजेक्शन कब लगाना चाहिए? दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही, इनिशियल स्टेजेस में ही अगर ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट पेशेंट का बेटर होता है। अदरवाइज अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी करवा रहा है और इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता, बट फिजियोथेरेपी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। इंजेक्शन करने से इस बीमारी में बहुत फ़ायदा होता है। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके बाद आता है हाइड्रोडाइलेटेशन, यानी कि नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दो शोल्डर को डायलेट करने के लिए, ताकि वो जो आपस में चिपक गई है मांसपेशियां उनको चिपकने से रोक सकें। लेकिन इसका रोल शोल्डर के अंदर ज़्यादा नहीं पाया गया है, तो इसलिए हम ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आता है कि सर्जरी का क्या रोल है। तो दोस्तों अगर 1 साल लगातार फिजियोथेरेपी या फिर ये इंजेक्शन का यूज़ करने के बाद भी ये बीमारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, तब हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। स्टार्टिंग की स्टेजेस में सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, फिजियोथेरेपी अच्छे से करी, एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से करी हैं, फिर भी कोई रिलीफ नहीं है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है, तब सर्जरी का रोल होता है। सर्जरी में हम छोटे छोटे 2 शोल्डर के अंदर होल बनाते हैं, छोटे 1-1 सेंटीमीटर के इंसिजन देते हैं, दूरबीन डालते हैं और जो टिश्यू आपस में चिपक गए हैं उनको निकाल देते हैं, और शोल्डर की जितनी मैक्सिमम मूवमेंट आ सकती है वो मूवमेंट हम लाने की कोशिश करते हैं। सर्जरी के बाद भी पेशेंट को कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो शोल्डर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।